नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें 18 जुलाई को होने वाले देश के राष्ट्रपति चुनावों के मद्देनजर राज्यों में हलचल तेज हो गई है। इसी सिलसिले में एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू लखनऊ पहुंची हुई हैं। एयरपोर्ट पर द्रौपदी मुर्मू की अगवानी के लिए सीएम योगी खुद पहुंचे हुए थे। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम भी द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करते नजर आए। विधायकों और सांसदों का समर्थन मांगने लखनऊ पहुंची हैं द्रौपदी मुर्मू। लोक भवन में आयोजित बैठक में वो शरीक हुई और अपने पक्ष में राष्ट्रपति पद के चुनावों के लिए उन्होंने वोटों की अपील भी की है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, शिवपाल सिंह यादव 5 कालिदास मार्ग पहुंचे हैं। एनडीए प्रत्याशी के डिनर पार्टी में शामिल होने पहुंचे हैं शिवपाल यादव। ओम प्रकाश राजभर भी डिनर पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में यूपी में विपक्ष को झटका देखने को मिला है। बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह भी इस डिनर पार्टी में मौजूद नजर आए। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं। तौकीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तौकीर, बड़ी हलचल राजधानी में देखने को मिल रही है इस समय। बसपा के विधायक और सपा खेमा के भी कुछ जो विधायक हैं खेमे के, वो भी देखने को मिले हैं, चाहे शिवपाल यादव हो। हालांकि यशवंत सिन्हा कल पहुंचे हुए थे, कल उनको नहीं बुलाया गया, ना ओम प्रकाश राजभर को बुलाया गया था, ना शिवपाल यादव को बुलाया गया था। आज दोनों खेमा बदल करके आज द्रौपदी मुर्मू की डिनर पार्टी में पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं आगे की राजनीति के लिए भी एक पूरा संकेत है कि जो ये दल है ये कहाँ होंगे आने वाले चुनाव में, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है। लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव था इससे कई समीकरण साफ होने थे, क्योंकि जिस तरह से तीखी बयानबाजी हो रही थी ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच, उसका सीधा रिजल्ट आज देखने को मिला है कि ओम प्रकाश राजभर भी उस डिनर में शामिल होने पहुंच गया। और खासकर शिवपाल यादव की बात की जाए तो लंबे समय से अखिलेश यादव से नाराज नजर आ रहे थे। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव ने तस्वीर जरूर साफ की है कि जिस तरह से दोनों नेता उस डिनर में शामिल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश की राजनीति जरूर बदल रही है। और लोकसभा के चुनाव जो है उसमें ये दोनों लोग कहीं ना कहीं दूसरे दलों के साथ नजर आएंगे। कहीं ना कहीं भाजपा के संपर्क में जिस तरह से शिवपाल यादव नजर आ रहे थे, वो सीएम से मिलने भी पहुंचे थे, उसके बाद अखिलेश यादव पर सवाल भी खड़े किए थे। तो संगठन को लेकर जो सहयोगी दल थे वो जरूर भाजपा के संपर्क में नजर आ रहे हैं। मायावती ने पहले ऐलान किया था, क्योंकि वो दलित जाति से आती हैं, आदिवासी हैं, इस वजह से मायावती ने पहले ऐलान किया था कि वो उन्हीं को ही वोट करेंगे, उनका जो एक विधायक है वो उन्हीं के साथ जाएगा। लेकिन जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल का आज फैसला लिया गया है डिनर शामिल होने का, तो उससे तस्वीर अब साफ हो चुकी है कि वो लोग आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ही नजर आने वाले हैं। बहुत शुक्रिया तौकीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो 2024 के मद्देनजर भी इसको बड़ी हलचल के तौर पर देखा जा रहा है। बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर भी पहुंचे हुए थे इस डिनर पार्टी में। और साथ में आपको बता दें ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव, ये दो चेहरे जो हैं आज डिनर पार्टी का केंद्र बिंदु बने रहे। राष्ट्रपति चुनाव से ज्यादा इन दोनों चेहरों की चर्चा नजर आई। तो वही भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के मद्देनजर तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। हैदराबाद की तेलंगाना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। इसके बाद लखनऊ में बीजेपी कार्यालय पर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में आगामी चुनावों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए फैसले उत्तर प्रदेश में अमल किए जाएंगे। साथ ही 2022 विधानसभा चुनाव में हारे हुए बूथों को कैसे मजबूती दी जाए, इस पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। आज हम लोगों की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक थी और उसमें सारे बिंदुओं पे चर्चा हुई है कि हम लोग और संगठन और पार्टी को कैसे मजबूत करें। अभी इस कार्यक्रम के बाद में पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी, लेकिन अभी हमारा आगे चुनाव आने वाला है। उन सारे चीज़ों को लेके एक भाजपा को और कैसे मजबूती मिले, उसी विषय पे चर्चा। भाग्यनगर तेलंगाना में जो अपने प्रस्ताव पास हुए थे, केंद्र सरकार की राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव, और जो 8 साल की आदरणीय मोदी जी का जो सपना था और आदरणीय मोदी जी का जो सोच बदली है समाज की, एक विकास की लहर हुई है और गरीब तो वह विकास पहुंचा है, सभी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है ईमानदारी के साथ। बैठक संपन्न हो गई है। बैठक का पूरा विवरण अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी देंगे। हम लोग
भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जो राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम प्रांगण की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सिविल कोर्ट में चल रहे तमाम वाद के बीच में आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी अहम मांग की पर सुनवाई हुई। ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग को लेकर अब 14 मई को सुनवाई होगी। आपको बता दें, माफ कीजिएगा, 14 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। वाराणसी में ज्ञानवापी प्रकरण में मस्जिद हिंदुओं को सौंपने, मुस्लिम पक्ष के प्रवेश पर प्रतिबंध समेत 3 बिंदुओं पर सिविल जज कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जो कि टल गई है। अगली तिथि 14 जुलाई तय हुई है। पिछली तिथि 30 मई को मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने इस याचिका की कॉपी वादी से प्राप्त की थी ताकि अपना जवाब दाखिल कर सके। साथ ही सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तिथि तय हुई थी। आज सुनवाई हुई है। दोपहर के बाद सुनवाई के लिए दोनों पक्ष जुटे, तब वादी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र में कुछ बदलाव किया गया और उसकी कॉपी फिर से प्रतिवादी पक्ष को उपलब्ध कराई गई है। संशोधन के एक अल्फाबेट को हटाने के लिए एक एप्लीकेशन वादी पक्ष द्वारा लगाई गई है, जिसकी तारीख 14 जुलाई रखी गई है सुनवाई के लिए। 14 जुलाई को उसकी सुनवाई के बाद में हमारी तरफ से पक्ष रखा गया है कि क्योंकि लास्ट डेट पे कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो तत्काल पूजा की अंतरिम याचिका लगाई गई, अंतरिम आदेश मांगा गया है, उसको प्रतिवादी संख्या 4 अर्थात अंजुमन इंतजामिया कमेटी को बिना सुने नहीं किया जा सकता। तो हमारा पक्ष ये रखा गया, हमने इसको प्रपोज किया है कि 14 जुलाई के बाद जो डेट रखी जाएगी। आज पक्षों को नोटिस होना था, लेकिन चूंकि शूट में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, नेवर की जगह एवर टाइप हो गया था, तो हम उसका सुधार करवाना जरूरी था। इसलिए वो हमारी तरफ से ही माननीय न्यायालय में एक एप्लीकेशन लगाई गई कि न्यायालय को बताने के लिए कि गलती इसमें छोटी सी मिस्टेक हो गई है। न्यायालय ने 14 जुलाई की डेट सुनिश्चित की है उस गलती को सुधारने के लिए, और 14 जुलाई के बाद जो अगली डेट लगेगी उसमें सभी प्रतिवादियों के जवाब मंगाए जाएंगे। वहीं काशी धर्म परिषद के अध्यक्ष महंत बालक दास के नेतृत्व में धर्माचार्य, सामाजिक कार्यकर्ता, अधिवक्ताओं के साथ दलित समाज की महिलाएं भी थाने पहुंची हुई थी ताकि भगवान का अपमान करने वाले जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। काशी धर्म परिषद ने लमही के सुभाष भवन में बैठक करते हुए सरकार से ये पूछा है कि हिंदू धर्म को शांति के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। मोहम्मद सरफराज और मौला इलाज हमारे देवी देवताओं भगवान राम, भगवान कृष्ण, शिव जी के बारे में जो अभद्र टिप्पणियां की हैं, शिवलिंग को उखाड़ने की बात कर रहा है, उखाड़ के फेंक देने की बात कर रहा है, ग्रिल भी कर दी गई, और भगवान पर टिप्पणी की हैं, शिवलिंग को पर्सनल प्राइवेट पार्ट बता करके उसको अपमानित किया गया है। तो आज जिस प्रकार से हिंदू जनमानस दुखी है और अंदर अंदर घुट रहा है, क्योंकि हिंदू जनमानस शांति प्रिय एक कौम है और किसी प्रकार का नहीं अशांति फैलाना चाहते हैं। इसलिए हमने अपने संविधान के वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। शुक्रवार को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में यतीम खाना और डूंगरपुर से संबंधित ऐसे मामलों में सुनवाई हुई, जिसमें डूंगरपुर से संबंधित 3 मामलों में चार्ज फ्रेम किया गया है। यतीम खाना प्रकरण से संबंधित एक मामले में चार्ज फ्रेम हुआ। इसके अलावा यतीम खाना प्रकरण से संबंधित 2 मामलों में गवाही होनी थी, जिसमें से एक मामले में गवाह नहीं पहुंचा और दूसरे मामले का वादी कमर से जुड़ा जारी है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 जुलाई तय की गई है। डकैत से, भैंस डकैत से, किताब डकैत से, मंत्री रहते हुए मियाँ बीवी ने, बेटे ने शराब की दुकान लूटी है। 16,000 रुपये, 16,900 रुपये गले से। देखिए, आज जो फर्स्ट ACGM थे वहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र का मामला और पैन कार्ड का मामला लगा हुआ था, जिसमें आयकर अधिकारी मिस्टर विजय कुमार आए थे, जिनकी गवाही हुई थी। उनकी गवाही हुई आज, परंतु पूरी नहीं हो पाई क्योंकि आजम खान के वकील ने एक एप्लीकेशन मूव की जिसमें कि रिकॉर्ड्स तलब कराए गए हैं आयकर विभाग से। उस पर सरकारी वकील ने ऑब्जेक्शन उठाया, आपत्ति दी, और अब जो फाइल है जन्म प्रमाण पत्र वाली और पैन कार्ड दोनों में 11 तारीख लगा दी गई है आदेश। रविवार को बकरीद है। ऐसे में राजधानी लखनऊ में कितना मजबूत रहेगा सुरक्षा व्यवस्था का तंत्र, इस सवाल पर जनता टीवी से खास बातचीत की लखनऊ पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर ने। कहा, बकरीद को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शहर को 14 जोन और 31 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ PAC और
RAF भी तैनात रहने वाला है। साथ ही साथ हम धर्म गुरुओं और मौलानाओं से भी बातचीत कर रहे हैं ताकि सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे। प्रतिबंधित जानवरों को लेकर के भी हम पूरी तरीके से सतर्क हैं ताकि किसी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी ना दी जाए। सोशल मीडिया पर भी हम पूरी तरीके से एक्टिव नजर आएंगे। रविवार को बकरीद है, ऐसे में पुलिस प्रशासन से लेकर शासन तक पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहा है। ऐसे में खास बातचीत के लिए हमारे साथ लखनऊ कमिश्नर DK ठाकुर जी मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। सर, रविवार को बकरीद है, ऐसे में अभी मुख्यमंत्री के साथ भी आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत जुड़े थे, ऐसे में क्या सुरक्षा व्यवस्था किया गया है? देखिए, रविवार को जो बकरीद का त्यौहार है वो केवल एक दिन नहीं 3 दिनों तक चलता है। 3 दिन तक कुर्बानी दी जाती है और रविवार को नमाज पढ़ा जाता है, नमाज अदा की जाती है। नमाज अदा करने के लिए हमारे 3 प्रमुख मस्जिद हैं, ईदगाह हैं, जो ऐशबाग में ईदगाह है, टीले वाली मस्जिद है, आसिफी इमामबाड़ा है। इसके अलावा भी तमाम सैकड़ों मस्जिदें हैं। उन सब जगहों पर हमारे द्वारा पुलिस का प्रबंध किया गया है और जहाँ जहाँ पर कुर्बानी दी जाती है वहाँ पर पुलिस प्रबंध किए गए हैं। जिला प्रशासन के साथ मिलकर नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, सड़क परिवहन विभाग, सबके साथ हम लोग की इंटर कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो चुकी है। जहाँ जहाँ जो इंतजाम किए जाने इंतजाम किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के शासन प्रशासन के निर्देश हैं इस बार हर एक बार की तरह कि जो भी कुर्बानी की जाए सार्वजनिक स्थलों पर कोई कुर्बानी ना की जाए। नंबर 1, किसी भी प्रतिबंधित पशु कुर्बानी ना की जाए और कुर्बानी करने के बाद जो उनके अवशेष ले जाए जाते हैं, ले जाने ट्रांसपोर्टेशन में कहीं भी गड़बड़ी ना की जाए, कहीं भी जो उनके अवशेष गिराए ना जाए, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। सब जगह हमारे नगर निगम टीम साथ में रहेगी। कल भी हम लोग ने डिविजनल कमिश्नर के साथ बैठ करके तमाम विभागों के साथ बैठ कर मीटिंग की है। नगर निगम के जो अधिकारी, जोनल अफसर लेवल के अधिकारी, उनके साथ मिलकर थाना चौकी मीटिंग हुई है। हम समझते हैं हमारी सारी जो तैयारियां हैं पूरी हैं। हमने इन लोगों के जो मुख्य धर्मगुरु हैं, मौलाना हैं, उनके साथ मीटिंग की है, उनके साथ बातें की है, उनको अपनी संदेशों से अवगत कराया है, उनकी समस्याओं को सुना है, उनकी समस्याओं का हम लोगों ने समाधान किया है। आपने प्रतिबंधित पशुओं की बात की, लेकिन साफ तौर पे देखा जाता है कि जब भी बकरीद आता है तो उस अवसर पे हम देखते हैं सोशल मीडिया पे एक तरह से अफवाह फैल जाता है कि गौ हत्या किया गया इस दिन। उसको लेकर, ताकि अफवाह न फैलने पाए, उसको लेकर सोशल मीडिया पर आखिरकार पुलिस विभाग जो है कैसे सक्रियता बरतेगा? सोशल मीडिया पर हमारी निगाह रहती है। हमारी अपनी सोशल मीडिया टीम है जो मॉनिटरिंग करती रहती है। DGP ऑफिस में सोशल मीडिया टीम वो मॉनिटरिंग करती रहती है। सोशल मीडिया पर पिछले करीब 2-3 महीनों से हम लोग सक्रिय हैं। आपने देखा होगा कि जुम्मे की नमाज को लेकर के कानपुर में, प्रयागराज में जो घटनाएं हुई थी उसको लेकर जहाँ जहाँ प्रतिक्रिया हो रही थी, उस पर जहाँ जहाँ सोशल मीडिया पोस्ट आ रहे थे, उन सबको हम लोगों ने देखा है। जहाँ जहाँ लोगों ने गलत पोस्ट किया है उन लोगों ने बुला के हम लोगों ने काउंसिलिंग की, समझाया, बुझाया। सब लोग इससे सतर्क हुए हैं, इससे विरत हुए हैं। लखनऊ में कोई ऐसी घटना नहीं आई है जहाँ तक बहुत सारी कोई आपत्तिजनक बातें सोशल मीडिया पर लिखी गई हों, लेकिन फिर भी आगे के लिए भी हम लोग सतर्क हैं। और जो भी लखनऊ का आम नागरिक है उनसे मैं यही अपील करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया है उसका सही उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। सोशल मीडिया के माध्यम से कोई गलत अफवाह ना फैलाएं, सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक पोस्ट या कमेंट ना लिखें। बिल्कुल। आखिरी सवाल है कि 550 मस्जिदें जो ऐसी हैं जो संवेदनशील क्षेत्रों में आती हैं, गुडम्बा हुआ, अमीनाबाद हुआ, तमाम ऐसे सैकड़ों इलाके हैं, लेकिन उसके लिए क्या अलग से सतर्कता बरती जा रही है कुछ, क्योंकि वो संवेदनशील है और लगातार जो भी घटनाएं होती हैं गंभीर तो उन्हीं क्षेत्रों में देखा जाता है? जी, जितने सारे मस्जिद सबको हमने आइडेंटिफाई किया है, उनके सारे थानों पर हम लोगों ने पीस कमेटी मीटिंग बुलाई है। उन सारे जगहों पर हमारी पुलिस प्रबंध रहेंगे। पुलिस प्रबंध 2 तरह के रहेंगे, हमारी स्टैटिक पिकेटिंग भी रहेगी, उसके अनुसार हमारे अलावा हमारी पेट्रोलिंग की व्यवस्था भी रहेगी, हमारी सारी व्यवस्था रहेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे लखनऊ कमिश्नर DK ठाकुर जी। इनका साफ तौर पे कहना था शासन ही नहीं, पूरा प्रशासन भी मुस्तैद है और किसी भी कहीं भी किसी भी तरह का सौहार्द ना बिगड़ने पाए, इसका लेकर पूरी तरीके से पैनी नजर रखें। जहां तक सोशल मीडिया की बात है तो वहां पे भी अफवाहों पर हम पाबंद लगाने के लिए पूरी तरीके से सक्रियता बरत रहे हैं। कैमरामैन राजेश के साथ मैं जया सिंह, जनता TV, लखनऊ। वहीं आगरा में बीते दिनों हुई 3 अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी के मामले को लेकर कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन ने विरोध दर्ज कराया। कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजेंद्र रावत ने कहा कि जिस तरीके से आगरा पुलिस अधिवक्ताओं के दमन का काम कर रही है वो गैरकानूनी है। आगरा जनपद में आए दिन देखा जाता है, पिछले SSP के समय से ये लगातार चल रहा था कि कम से कम नहीं तो 50 अधिवक्ताओं के खिलाफ फर्जी FIR कर दी गई है, जो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि अधिवक्ता के पास जो बातकारी आता है तो एक पक्ष जो अभियुक्त आता है तो दूसरा पक्ष भी उसके अपोजिट होता है, तो डेफिनेटली जब अपने पक्षकार का हम पक्ष रखते हैं तो दूसरा पक्ष नाराज हो जाता है और अधिवक्ताओं के खिलाफ झूठी शिकायत करता है। और झूठी शिकायत पे पुलिस को संज्ञान नहीं लेना चाहिए और ये बहुत ही गलत है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए और खुद भी मुख्यमंत्री जी का ये वो है कि अधिवक्ताओं के, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो है कि अधिवक्ताओं के लिए एडवोकेट एक्ट बना हुआ है,
उसमें सेक्शन 25 बना हुआ है, उसके अंतर्गत आपको कोई ग्रीवेंस या अधिवक्ता से तो शिकायत कर सकते हैं। रामनगर कोसी बैराज के अप स्ट्रीम में लगातार कटाव हो रहा है, जिससे खतरे की स्थिति बनी हुई है। कटाव रोकने के लिए सिंचाई विभाग ने 265 लाख की योजना बनाई थी, लेकिन राज्य तकनीकी सलाहकार समिति की ओर से अनुमोदित बजट के बाद भी धन के अभाव में ये योजना शुरू नहीं हो पा रही है। वहीं कार्य सिंचाई विभाग भी लचर है। आपको बता दें कि रामनगर कोसी बैराज के अपस्ट्रीम में भंडारी गुफा की तरफ कोसी नदी की ओर से पिछले साल आई बाढ़ की वजह से भूमि कटाव हो गया था। जो बैराज के अपस्ट्रीम में दाहिने पार्श्व में पिछली बारिश से कोसी द्वारा कटाव कर दिया गया है, वो एक थोड़ा सा नाजुक बन चुका है। उसके लिए हमने एक योजना तैयार की गई है, वो 221 लाख की पुरानी रेट के हिसाब से। रामनगर पहुंचे एसएसपी पंकज भट्ट और जिलाधिकारी धीरज सिंह गरब्याल ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। जिलाधिकारी ने कहा कि बरसात के समय में नदी नाले उफान पर आ जाते हैं, ऐसे में नदी नालों को संयम रखते हुए पार करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर ड्राइवर ने जल्दबाजी ना की होती तो उनकी जान बच सकती थी। अनियमितता मिलने पर रिजॉर्ट पर सख्त कार्रवाई होगी। एसएसपी ने बताया कि जिस रिजॉर्ट में ये पर्यटक रह रहे थे उस रिजॉर्ट की सीसीटीवी फुटेज चेक की जा रही है, साथ ही एंट्री रजिस्टर भी चेक किया जा रहा है। अगर इनमें कोई अनियमितता पाई जाती है तो रिजॉर्ट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, मौजूदा अपडेट ये है कि डीवीआर को जब्त कर लिया गया है। लगभग 5:30 बजे की घटना है और प्रत्यक्षदर्शी का वो ये भी कहना है कि उनके मना करने के बावजूद भी वो ड्राइवर द्वारा रफ्ता पास करने की कोशिश की और लास्ट में जब रफ्ता खत्म करने वाला था उस समय तेज बहाव की वजह से वो गाड़ी पलट गई और उसमें लगभग 9 लोगों की डेथ हो गई। इन 9 लोगों में 2 की शिनाख्त हमारी हो चुकी है, जिसमें 6 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं, और जो गाड़ी है वो पंजाब की है। श्रावण कांवड़ मेले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। धर्मनगरी हरिद्वार में मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। कोरोना काल के 2 साल के बाद कांवड़ यात्रा का आगाज हो रहा है और इसे निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए शासन प्रशासन कृत संकल्पित भी नजर आता है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी तैयारियों की समीक्षा के लिए हरिद्वार पहुंचे हुए थे। वहीं सीसीआर में संबंधित विभागों की तैयारियों की उन्होंने समीक्षा की है। बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोंदियाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायतें हुई। तो वहीं शिकायत पर प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने पत्रकार वार्ता करते हुए आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि पूरे मामले की हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच की मांग की है। गणेश गोंदियाल का साफ तौर पर कहना है कि शिकायतकर्ता और मंत्री ने सोची समझी साजिश के तहत आरोप लगाने का काम किया है। एसआईटी उनके खिलाफ जो आरोप है, जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, उन आरोपों को की जांच के लिए भी एसआईटी बने, वो भी हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में वो एसआईटी बने। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, हमारी ये कामना कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।